भारत की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसको किस रूप में मुंह तोड़ जवाब देना है, और भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का कार्य करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, भारत के शौर्य और पराक्रम का वह लोहा भी आपने देखा होगा कैसे दुनिया ने उसको स्वीकारा है। आज भारत एक नए भारत के रूप में सबके सामने आया है। याद करिए, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बने, और 1952 में जब देश के संविधान में कांग्रेस ने आतंकवाद की पर्याय धारा 370 को जोड़ करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब देश को चेताने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और देश को एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे के नारा देकर स्लोगन देश को दिया था। उस स्लोगन को साकार करने का कार्य किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मैं इन दोनों महापुरुषों का अभिनंदन करता हूं, और आज इन दोनों महापुरुषों के कारण कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब, अगर कलाई गांव के नौजवान भी चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके वहां पर रह सकता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी दे दिया है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको दे दिया है। आपने देखा होगा, 3 तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था। 3 तलाक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, जब हम लोग चुनाव में आते थे, आज प्रातः काल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब मैं मंदिर परिसर में गया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्र थे। बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, हर तबके के लोग थे, और सबके मुंह पर मां कामाख्या का जय जयकार के नारे तो लगी रहे थे, लेकिन वहां एक और नारा लग रहा था। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया, जय श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत के श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है, और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए, भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। ये नया भारत है जहां पर सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। हम विकास की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबका विकास का ये भाव आज पूरे देश के अंदर जैसे गूंज रहा है, यही भाव विगत 5 वर्ष के दौरान सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम के अंदर भी देखने को मिला है। एक नया असम भारत के विकास पथ का साक्षी बन रहा है। एक नया असम जहां पर असम को हर घर शुद्ध नल की पेयजल की व्यवस्था देने की गारंटी तो मिल ही रही है,
हर खेत को पानी देने की भी गारंटी है, लेकिन बाढ़ मुक्त असम बन सके, इसके लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाने का कार्य आज असम की सरकार और भारत सरकार मिलकर के तैयार कर रही है। इस नए असम के लिए हम सबको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी चाहिए जिससे असम देश के अंदर डबल इंजन की सरकार की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। विकास की पहिए को जो 5 वर्षों के अंदर तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने असम के अंदर आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको विकास देगी, भारतीय जनता पार्टी आपको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके भारत के विकास की साक्षी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे श्रीमान शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठ से मुक्त किया था, ऐसे ही पूरे असम को घुसपैठ से मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विकास के प्रक्रिया के साथ हर असमवासी को जोड़ना चाहती है। असम वासियों को मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्री मधुराम डेका को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, मधुराम डेका प्रत्याशी कलाईगांव, गुरु ज्योतिदास प्रत्याशी मंगलदोई और विश्वजीत दोमारो प्रत्याशी पानेरी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल छाप पर भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी दोनों हाथ अपना उठाइए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो असम के कलाई गांव में यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हम आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हम सबका विकास करेंगे। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप भी रामलला के दर्शन करने के लिए आए, ये नया भारत है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। सभ्यता से खिलवाड़ की छूट नहीं है किसी को। और अब बात कर रहे हैं ऑपरेशन क्लासरूम की। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह खबर हर माता पिता को सावधान करती है। आपका बच्चा स्कूल में क्या करता है? क्या वो अपने साथ मोबाइल स्कूल लेकर जाता है? कहीं स्कूल में वो कोई ऐसा काम तो नहीं करता जो उसे नहीं करना चाहिए? आज जो खुलासा न्यूज़ 18 करने जा रहा है, उसे देखने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर स्कूल में ऐसा भी हो सकता है। क्या आपका बच्चा स्कूल जाता है? कहीं स्कूल में कुछ गलत तो नहीं हो रहा? पेरेंट्स को सावधान करने वाली खबर। आज होगा सनसनीखेज खुलासा। ऑपरेशन क्लासरूम। क्लासरूम में किस करते स्टूडेंट्स? चलती क्लास में अश्लील हरकत। खाली क्लासरूम में रोमांस।
हाई प्रोफाइल स्कूल में गंदी बात। क्लास में अश्लीलता की पाठशाला। स्कूल में आपका बच्चा क्या करता है? पढ़ाई की उम्र में अश्लीलता? किसने बनाया ये अश्लील वीडियो? देखते जाइए सनसनीखेज खुलासा, ऑपरेशन क्लासरूम। ऑपरेशन क्लासरूम में परत दर परत हम चीजों का खुलासा करने जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए वो सब सच सामने आने वाला है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक नामचीन बड़ा स्कूल में स्टूडेंट के कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिन्हें देखने के बाद अब स्कूल प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल में चलती क्लास में ये वीडियो बनाए गए हैं। सोच रहे होंगे आप, स्कूल के अंदर जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर ये क्लासरूम में कौन सा गंदा काम हो रहा है। इन वीडियो को देखने के बाद कई सवाल अब उठने लगे हैं। आखिर स्कूल में अश्लील हरकतें कैसे हो रही थीं और ये वीडियो क्यों बनाए गए? ऑपरेशन क्लासरूम में आज होने जा रहे हैं वो सनसनीखेज खुलासे जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। विद्या के मंदिर में अश्लील हरकत, स्कूल में एमएमएस कांड, क्लास चलती रही और छात्र अश्लील हरकतें करते रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि साथी छात्र अश्लील हरकतों का मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। अंबेडकर नगर के एक बड़े स्कूल में मोबाइल ले जाने पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद ये छात्र मोबाइल लेकर स्कूल पहुंचे थे। लेकिन बात मोबाइल ले जाने तक ही सीमित नहीं रही। मोबाइल से स्कूल में वो वीडियो बनाए गए जिसे देखकर स्कूल मैनेजमेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूल में 3 वीडियो वायरल हो गए। पहले वीडियो में आपको क्लास चलती दिखाई दे रही, लड़का और लड़की चलती क्लास में अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। पीछे बैठा एक छात्र मोबाइल से इसका वीडियो बनाता है। दूसरा वीडियो, इस वीडियो में खाली क्लास दिखाई दे रही है और क्लास में लड़का लड़की रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बिना किसी झिझक के एक दूसरे को किस करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कोई इस अश्लील हरकत का वीडियो बनाता है। तीसरा वीडियो भी क्लासरूम का है। इस वीडियो में भी क्लास चल रही है और लड़का लड़की एक दूसरे को गलत तरीके से छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों वीडियो वायरल हो गए, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने 2 छात्रों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इन वीडियो से स्कूल में चल रही शर्मनाक हरकतों का खुलासा हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चलती क्लास में ऐसा भी हो सकता है। पढ़ाई करने स्कूल गए बच्चे ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। के पांडे, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इस बड़े खुलासे पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ अंबेडकर नगर जहां पर यह स्कूल है वहां से हमारे साथ के पांडे जुड़ रहे हैं। के पांडे, सबसे पहले यह बताइए, स्कूल ने कहने को कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्लासरूम में यह सब होता रहा, वीडियो बनते रहे, अश्लीलता होती रही और स्कूल के प्रबंध तंत्र और शिक्षकों ने आंख पर पट्टी बांधे हुए थी। देखिए, तुम सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतने दिनों से ये सब होता रहा और स्कूल मैनेजमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा स्कूल है और इसमें लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं और इसमें आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। जूनियर से लेकर इंटर तक के विद्यालय है और मोटी फीस वसूली जाती है पढ़ाई के नाम पर। लेकिन बच्चों को क्या शिक्षा दी रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी स्कूल मैनेजमेंट को भनक तक नहीं लगी और इस तरह की अश्लील हरकतें होती रही और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गए। देखिए, बिल्कुल बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ है। प्रशांत, सवाल यहां पर प्राइवेट स्कूल के तमाम नॉर्म्स हैं, शिक्षा अधिकारियों की अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता परोसी जाती है, क्लासरूम के अंदर गंदा काम होता है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
निश्चित रूप से अनुपम, बात करें तो ये सरकार और न्यायालय के आदेश जो स्कूलों के लिए हैं उसकी वहां के अधिकारियों के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला है। अगर बात करें तो अंबेडकर नगर की जलालपुर नगर पालिका में शिक्षा माफिया के नाम से जिनका ये रेडियंट स्कूल है, विनोद यादव, उनकी सरपरस्ती और उनके नीचे के जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने कभी इस बात को जानना मुनासिब नहीं समझा कि जहाँ 5000 से अधिक बच्चे आसपास के जिलों से भी पढ़ने आते हैं, क्या उनके क्लासरूम में, क्या वहाँ की स्कूल बसों में जो सरकार और न्यायालय तक के फैसले हैं, क्या वीडियो कैमरा है वहां पर, किस तरीके की वहां पर शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, ये अधिकारियों ने कभी मुनासिब ही नहीं समझा। अगर बात इसमें की जाए तो कई मुख्य बिंदु निकल करके सामने आए हैं जिस पर वहां के अधिकारियों ने संज्ञान लेना ही बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। अगर बात करें वहां पर, अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी की चाहे DIOS की बात करें, इवन दो कि जिस तरीके की अगर बात की जाए वहां पर जिलाधिकारी को भी इस बात की पूरी तरीके से अभी तक भनक नहीं है। SDM को ज्ञापन जरूर सौंपा गया है, SDM ने कहा, लेकिन 2 बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करके क्या विद्यालय अपनी पूरी तरीके से जो ये अपनी लापरवाही यहां पर अधिकारियों की तरफ से भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि न्यूज 18 के इस बड़े खुलासे के बाद क्या अफसरों की नींद टूटेगी, क्या कोई बड़ा एक्शन यहां पर इस पूरे मामले में लिया जाएगा या फिर क्लासरूम इसी तरह से अश्लीलता परोसने के अड्डे बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, आपका और साथ ही साथ के पांडे आपका अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सेक्टर 168 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। इनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सेक्टर 24 के ESI हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई है। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में यहां पर यह आग लगी है। ESI हॉस्पिटल में आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में यहां पर आग लगी है। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और उसने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर TP नगर इलाके में MDA ने एक अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। MDA ने बनवारी वाटिका में 7 दुकानें तोड़ दी हैं। इलाके में माफिया बदन सिंह बद्दो से कनेक्शन की चर्चा है, तो अवैध मार्केट पर यहां पर बुलडोजर चला है। TP नगर इलाके में MDA की टीम ने यहां पर यह कार्रवाई की, एक्शन लिया है। लखनऊ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर LDA में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। LDA में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। वजीरगंज जोन 1 में ध्वस्तीकरण हो रहा है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद के बिल्डिंग की 5वीं मंजिल को गिराया जा रहा है। पूर्व में दाऊद द्वारा स्वयं की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही थी। अब मौके पर LDA की टीम पहुंची है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर कराई जा रही है। अवैध निर्माण किया गया था। वजीरगंज के नबीउल्लाह रोड पर दाऊद का अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से यहां पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल है माफिया कुंटू सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने रानी की सराय इलाके में माफिया के करोड़ों की संपत्ति डुगडुगी बजाकर माफिया की लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। अब तक कुंटू सिंह की 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, माफिया की 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बरेली से खबर है, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर BDA का बुलडोजर चला है। BDA ने सैदपुर, हॉकिंस और रामलीला मैदान के सामने बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। BDA का कहना है कि नोटिस भेजने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि कॉलोनी मालिक विष्णुलाला पर धोखाधड़ी के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बरेली की, जहां पर BDA ने आज एक्शन लिया है और कार्रवाई की है। प्राधिकरण द्वारा
ध्रुव एन्क्लेव जो पूर्ण रूप से अवैध बनाया गया है श्री अनिल अग्रवाल और मनोज शुक्ला द्वारा, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुनः आज की गई। इसके अलावा जो विष्णु अग्रवाल हैं, इनके द्वारा भी अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था हार्टमैन के पास, राम लीला मैदान के पास। ये काफी अवैध कॉलोनियां यहाँ पर काट रहे हैं, उन पर लगातार हम लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयागराज में हंडिया थाना क्षेत्र के 3 गांवों में पिछले 4 दिन में शराब पीने से अब तक मौतों का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। मौतों का आंकड़ा 9 पहुंचने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और खुद जिलाधिकारी और एसएसपी प्रभावित गांव का दौरा कर रहे हैं। पूरे मामले में आईजी प्रयागराज का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अवैध शराब के नेटवर्क में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने गांव में सरकारी ठेके के बाहर से शराब पीकर खरीदी थी। इसके बाद एक-एक करके 9 लोगों की मौत हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।